दोस्तों, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था। यानी वह मिट्टी में भी हाथ डालते थे तो उसे सोना बनाने की काबिलियत रखते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें अपनी ही कंपनी यानी कि एप्पल से निकाल दिया गया था, तब उन्होंने पता है क्या किया, बस कुछ ही समय में 2 सक्सेसफुल कंपनियां बना दी। लेकिन एप्पल का बिजनेस अचानक कम होने लगा। तभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया कि स्टीव जॉब की नई कंपनी को खरीदकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस लेकर आया जाए। और वो लेकर आए। अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्टीव जॉब्स इतने पॉजिटिव रहा करते थे कि उन्होंने कैंसर की एक ऐसी बीमारी को मात दे दी जिसका कोई इलाज तक नहीं था। और दोस्तों, साल 2005 में जब स्टीव जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेमिनार में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तो उन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव को निचोड़कर सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से उसे साझा किया था। और इससे स्टीव जॉब्स ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया था। और यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने अपने सेमिनार में दर्शकों से यह अपील की थी कि अगर आपने स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड स्पीच नहीं सुना है तो जाकर सुनिए। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? स्टीव जॉब्स ने यह स्पीच दी है इंग्लिश में और भारत की मातृभाषा है हिंदी। इसलिए हम में से काफी लोगों को यह स्पीच समझने में काफी दिक्कत होती है। और आज मैं स्टीव जॉब्स के इसी स्पीच का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, जिसमें शब्द तो सारे के सारे स्टीव जॉब्स के रहेंगे, लेकिन आवाज मेरी रहेगी। तो अपना ध्यान एक जगह कर लीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपकी लाइफ बदलने वाली है। धन्यवाद। आज विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूं, और आज पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने करीब पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बहुत अधिक कुछ नहीं, केवल 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय पर है। तो रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के कुछ महीनों के अंदर ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं किसी तरह से 18 महीने बाद तक वहां कॉलेज में आता जाता रहा। तो सवाल यह है कि मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को क्यों छोड़ा? तो वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वह मुझे किसी और को गोद देना चाहती थी, मगर उनकी इच्छा थी कि मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही अडॉप्ट करे। अब इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी द्वारा गोद लिए जाने वाला था। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना विचार बदल लिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़का नहीं, लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो कि तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको एक कॉल करके बताया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहते हैं? तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। बाद में मुझे जन्म देने वाली माता को पता चला कि जो लोग मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें से पत्नी तो ग्रेजुएट नहीं है, और जो मेरे होने वाले पिता हैं वह तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसलिए मुझे जन्म देने वाली माता ने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मुझे गोद लेने वाले मेरे माता पिता ने मेरी माँ से वादा किया कि वह मुझे कॉलेज भेजेंगे। और जब उन्होंने ऐसा वचन दिया तब जाकर आखिरकार मेरी माँ मान गई। तो कुछ इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष बाद में आखिरकार कॉलेज गया। किंतु गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसी एक महंगी कॉलेज के लिए चुन लिया गया। अब मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और कोई आइडिया नहीं था कि यह कॉलेज किस प्रकार मुझे अपनी जिंदगी बचाने में मदद करेगा। और ऐसी जगह पर, ऐसी कॉलेज में मैं अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया कि जो होगा अच्छा होगा। अब उसे समय तो ये सब मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन मैं जब मेरे बीते हुए समय को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था उन्हें करना छोड़ दिया और मैं बस अपने ही इंटरेस्ट की क्लास करने लगा। और यह सब कुछ वाकई में इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को बेचकर बचने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर के खाना खा सकूं। और सही बताऊं, ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। चलिए
इसमें एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूं। अब शायद उसे समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहां पर कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्ट, हर एक लेबल बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। अब क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और उसे बहुत अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सांस सेरिफ टाइप बेसिस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, ये सारी चीज सीखी। ये बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इस विज्ञान के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। तो उसे समय जब मैं ये सारी चीज कर रहा था, तो ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था कि मैं आखिरकार इन चीजों का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तो मैंने इसे मेक में डिजाइन कर दिया, और ये खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अब अगर कॉलेज में मैंने केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता, तो मेक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या फोंट नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मेक की ही कॉपी की थी, तो कभी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये होता ही नहीं। और अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता, तो मैं कभी कैलीग्राफी की वह क्लासेस ही नहीं कर पाता, और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फोंट होते हैं वो होते ही नहीं। बेशक जब मैं कॉलेज में था, तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद में बीते हुए समय को देखता हूं, तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे देखकर ही अलग अलग बिंदु जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना ही होगा कि अभी जो भी हो रहा है, वह आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके भविष्य से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना होगा, अपने गट्स पर, अपने भविष्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म या किसी न किसी चीज पर विश्वास करना होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास करना कि आगे चलकर बॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के सब्जेक्ट पर है। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज से प्यार करता था, वह मुझे जल्द ही मिल गई। स्टीव वोजनिएक और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की, और तब मैं ज्यादा नहीं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की, और 10 सालों में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई, और मैं 30 साल का हो गया और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कोई अपनी ही बने कंपनी से निकाला कैसे जा सकता है। तो जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया, और मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगी। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक प्रकार से चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई, और उन लोगों ने उसे आदमी का साथ दिया। इस प्रकार 30 साल की उम्र में मैं अपनी ही कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी की पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था, वह खत्म हो चुका था, और यह मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था। अब वास्तव में मुझे अगले कुछ महीनों तक समझ नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझे लगा कि यह सब इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपनी पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वेरी छोड़कर जाने का सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ, उसके लिए तो मैं अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी मैं अपने काम से तो प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची, और यह मैं तब नहीं देख पाया था। किंतु मुझे लगता है कि एप्पल से निकल जाने से अच्छा मेरे साथ उसे समय कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था, और मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सल शुरू करी, और इसी दौरान में एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से मिला, जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और इस समय वर्ल्ड का सबसे सफल स्टूडियो है। एप्पल ने एक अनबिलीवर कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया, और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक प्रयोग करती है। अभी लॉरीन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकल गया होता, तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी,
लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मरती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप असल में क्या करना चाहते हैं, यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उसे काम को खोजने जरूरी है जिससे आप सच में एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तव रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वह करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा कम समझते हैं। एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वह करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि अभी तक आपको वह काम नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, उसे खोजने रहिए, जिससे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है। वह जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वह समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए खोज दे रही है। रुकिए मत, चलिए। मेरी तीसरी कहानी का सब्जेक्ट है मृत्यु। तो जब मैं 17 साल का था तो मैं एक कोट्स पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं प्रत्येक सुबह उठकर एक शीशे को देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वह करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक कोई जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ तो बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। यह मेरे जीवन के सबसे बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बाकी रह जाता है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्नाशय में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि अग्नाशय क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं, केवल 3 से 6 महीने का ही बचा है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टरी भाषा में मतलब था कि अब आप मरने की तैयारी कर लीजिए, जिसका अर्थ है कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते थे वह अगले कुछ ही महीना में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सही कर लीजिए कि आपके बाद परिवार को कम से कम परेशानी हो, यानी कि आप सभी को गुड बाय कह दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़े, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रिएटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य है मैं ठीक हूं। मृत्यु के इतने पास में इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कहीं दशकों तक न पहुंचूं। तो यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह चीज है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं पर ज्यादा नहीं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह सब सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और बुद्धि की आवाज सुनने का साहस रखिए। वो पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिश नहीं हुआ करता था। सभी कैटलॉग का टाइप राइट कैची और पोलोराइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया हो।
वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले वह एक आदर्श था। अच्छे गोल्स और महान विचारों से भरा उन्होंने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेकों संस्करण निकले और अंत में एक अंतिम संस्करण निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के अंतिम पेज पर प्रातकाल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वह कुछ ऐसी सड़क थी जिसमें यदि आप रोमांचित हो तो किसी से भी लिफ्ट मांगना चाहेंगे और उसे चित्र के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फूलिश। यह उनका अंतिम संदेश था और मैं अपने लिए हमेशा यही मांगा। और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कोशिश ने लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर आपको काफी कुछ सीखने में मदद की होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को